काफ़ी चार्जअप हो गए होंगे, काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने प्लान करी एसेट एलोकेशन के ऊपर और काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है अभी ड्यूरिंग कनेक्शन सेशन। तो थोड़ा मैं इसको, अब वो क्या होता है बेसिकली प्रोटोकॉल है हमारा कि इस सब सेशन के बीच में हमको ये भी करना ज़रूरी है। सो आपके बारे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज HSBC ग्रुप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है सर कि अभी नया ग्रुप है हमारा, ग्रुप पुराना है लेकिन हमारे लिए नया है और आप लोगों के लिए काफ़ी नया है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फैटर्निटी में एक्सेप्टेंस आना उसमें काफ़ी समय लगता है। और समय क्यों लगता है उसका सिंपल रीज़न है कि आपने उस इंडस्ट्री में टाइम दिया है और उस प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया है या आपकी टीम सेटल है, तो धीरे धीरे करके आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ता जाता, राइट। L&T में भी हमको टाइम लगा था, वी हैव पुट इन 10 years इन L&T एंड वी हैव ग्रोन टू 82,000 करोड़ AUM। नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। आज हम जो बैठे हैं, जो मैंने डिस्कस किया इनिशियल में, तो 1,07,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट AUM है HSBC म्यूचुअल फंड का इंडिया में, राइट। सो इवोल्व कैसे हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है संबंध है, क्योंकि क्या है ग्लोबल ग्रुप है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो हम कौन कौन से बिजनेस में प्रेजेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इंडिया के बारे में सोचते हैं और इंडिया के क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है। जब भी हम बात करते हैं HSBC रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले बैंकिंग का नाम आता है HSBC बैंक, राइट। लेकिन HSBC बैंक के अलावा वर्ल्ड में कौन कौन से बिजनेस है जो हम रन करते हैं, वो थोड़ा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा, राइट। सो एवरीवन नोज HSBC ग्रुप, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा पहले भी, काफ़ी लोग जानते हैं HSBC ग्रुप के बारे में, यस और नो। सो व्हाट्स द फुल फॉर्म? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, राइट। इंपॉर्टेंट इंडिया पर्सपेक्टिव में कितना पुराना है ग्रुप? इंडिया पर्सपेक्टिव में 20 साल, 80s। I'll show you some data. One of the largest banking and financial service organization, right? Founded in 1865. Supporting our customer more than 150 year. 150 साल पुराना ग्रुप है। इंडिया में जो फर्स्ट ATM लॉन्च हुआ था HSBC बैंक। ग्लोबल बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या क्या रन करते हैं ग्लोबली। तो हमारी इंपॉर्टेंट बिजनेस, किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आपका होता है ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग। थर्ड हमारा है वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग इन इंडिया। प्रोस्पेक्टिव अगर मैं बात करूं आपको, तो वर्ल्ड में हम इन तीनों के अंदर कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस जो हमारा है उसके अंदर हम वर्ल्ड लीडर है कमर्शियल बैंकिंग के अंदर। इंडिया की प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 3 पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया में। एक हमारा प्राइवेट इक्विटी आर्म है HSBC प्राइवेट इक्विटी आर्म, सेकेंड हमारा आर्म है HSBC बैंक एंड थर्ड हमारा आर्म है HSBC एसेट मैनेजमेंट। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे HSBC ग्रुप को, तो HSBC ग्रुप के अंदर वर्ल्ड वाइड हम नाम जो यूज़ करते हैं वो HSBC एसेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। इंडिया प्रोस्पेक्टिव में सेबी से स्पेशल परमिशन जो हमको मिली है वो हम नाम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे HSBC म्यूचुअल फंड। मोर देन 39 मिलियन क्लाइंट्स है हमारे पास, 62 कंट्री में हमारा ऑपरेशन है एज ऑफ नाउ, राइट। अभी अगर आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी HSBC ग्रुप के बारे में, हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं चाइना के अंदर। हम चाइना में काफ़ी बिजनेस एक्वायर किया, सिटी बैंक का इंश्योरेंस बिजनेस हमने एक्वायर किया, काफ़ी लोकल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म जो चाइना की वो हमने एक्वायर करी। सेम वे वी आर एक्वायरिंग बिजनेस इन ताइवान, चाइना मैंने नाम लिया, जैसे इंडोनेशिया में भी काफ़ी हैवी एक्सपोजर हमने किया है अभी। लेकिन सबसे बड़ा बाजार अगर आज की तारीख में मैं HSBC ग्रुप के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो मार्केट उसके लिए वो इंडिया है। इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किया है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और आगे भी अगर आप देखेंगे हमने कैनेडियन बिजनेस सेल किया है हमारा, उसका भी फ्लो इन इंडिया में होने वाला, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। सो इम्पॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे हमारी प्रेजेंस है। 20+ लोकेशन, 662 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड हमारे पास, इंक्लूडिंग द रिसर्च टीम वी हैव 662 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। अब उस पर पूरा हमने डेटा दिया होगा, अमेरिकन कितने हैं, एशिया पैसिफिक में हमारा एक्सपोजर कितना है। HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया, जैसा मैंने डिस्कस किया आपके साथ, आज हमारे जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,07,000 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट है 62,000 करोड़ में इक्विटी प्रोडक्ट के थ्रू मैनेज करते हैं। एक हमारा बिजनेस है ऑफशोर एडवाइजरी बिजनेस। ऑफशोर एडवाइजरी बिजनेस क्या होता है, जो आपके ऑफशोर क्लाइंट है,
सपोजिंगली आपका कोई क्लाइंट ताइवान में है, चाइना में या इंडोनेशिया में, उसको कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करना है इंडिया प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम उसके अंदर ऑफशोर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इट्स ए रेवेन्यू फॉर अस, 2% स्टेट में हम रेवेन्यू चार्ज करते हैं। वी हैव सेपरेट मैंडेट फॉर दैट ऑफशोर एडवाइजरी बिजनेस। वी वर एट 8,000 करोड़, नाउ वी आर मैनेजिंग 30,000 करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट इन दी ऑफशोर एडवाइजरी स्टैंड अलोन, राइट। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो PMS बिजनेस है हमारा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। दैट इज नाउ एक्सक्लूसिव विथ HSBC बैंक, लेकिन हम उसको ओपन कर रहे हैं फॉर अदर पार्टनर्स आल्सो। तो वेरी सुन यू विल बी हैविंग ए PMS प्रोडक्ट्स इन योर शेल्फ। ये जो डेटा मैंने आपको बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 64 लोकेशंस। L&T में हमारी जो टोटल लोकेशन थी जहां हम सर्व करते थे वो 52 लोकेशन थी, हमने एक्सपैंड करके 64 लोकेशंस में हमारे ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं और सब जगह फिजिकल प्रेजेंस है। भोपाल का ऑफिस काफ़ी आप लोग इनोग्रेशन में भी आए थे, हमने एक बेंचमार्क बनाया, एक अच्छा ऑफिस सेटअप किया है। इंपॉर्टेंट है सर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। अगर आप देखेंगे, अगर आप अहमदाबाद का ऑफिस देखेंगे या दिल्ली का ऑफिस देखेंगे या बॉम्बे का ऑफिस देखेंगे, हमने सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी बनाई HSBC ब्रांड को लेकर, HSBC ग्रुप को लेकर। 25 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, अभी 25 से बढ़ के हमारे पास 32 लोग हो गए, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट कंपनी हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, उसका जो बैकबोन होता है उसका रिसर्च और फंड मैनेजमेंट टीम होती है। सेल्स का पार्ट है सेल्स को प्रमोट करना, लेकिन अल्टीमेटली जो बैकबोन है वो आपका फंड मैनेजमेंट टीम है। तो फंड मैनेजमेंट टीम का स्ट्रॉन्ग होना और प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने पूरे साल में सिर्फ एक ही काम किया, हमारे प्रोसेस को स्ट्रेंथन करा, टीम साइज हमने बढ़ाया है, टीम साइज बढ़ाया। सेल्स में ऑलरेडी हम 470 पीपल इंक्लूडिंग हमारा सर्विस डिपार्टमेंट। बट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए और क्लाइंट के लिए है कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स आपके पास कितने हैं। L&T में हमारे साथ एक स्ट्रगल था कि वी वर हैविंग ओनली 2 रिसर्च एनालिस्ट, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी 2 रिसर्च एनालिस्ट जो सिर्फ ट्रैक करते थे आपके 8 या 9 सेक्टर। नाउ वी हैव 10 रिसर्च एनालिस्ट इन अवर बोर्ड। तो जो रिसर्च एनालिस्ट जो इन्फॉर्मेशन फंड मैनेजर को देता है, उसी के बेसिस पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन होता है और प्रोसेस आगे बढ़ता है, राइट। अभी नाउ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल बढ़ने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस बाउंस बैक हुआ। अगर आपने मेरे प्रोडक्ट चेक करे होंगे, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और काफ़ी क्लाइंट का पैसा हमको आया भी उन प्रोडक्ट्स के अंदर, उनमें परफॉर्मेंस के अंदर रिवाइवल हुआ है पूरे साल में। तो हमने एक परफॉर्मेंस रिवाइवल करा है। सेकेंडली न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करें हमने। अगर आपने देखा होगा, शायद किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी मुझे भोपाल से अलोकेशन आया है मेरे मल्टी कैप फंड के अंदर, जो हमने इंटीग्रेशन के बाद पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था HSBC मल्टी कैप फंड। कोई बता सकता है आज का NAV क्या होगा उसका? $16.4. So 1 year time frame we have delivered more than 60% in multi-cap fund. The fund is managed by वेणुगोपाल मंगट जो हमारे हेड ऑफ इक्विटी। सेकेंड प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था कंजम्पशन फंड, इंडिया कंजम्पशन फंड। अगर आपने देखा होगा उस प्रोडक्ट में हमने वी कलेक्टेड 900 करोड़ इन दैट फंड एंड टूडेज NAV इज व्हाट 12.67. So fund has already delivered 20% return in a 4 months time. थर्ड प्रोडक्ट दैट वी आर लॉन्च रिसेंटली, अभी हमने कंक्लूड किया। कौन सा प्रोडक्ट कंक्लूड किया है? जिसकी अभी बात हो रही थी, मल्टी एसेट। अभी फ्लेवर भी चल रहा है सर प्रोडक्ट का, काफ़ी फंड हाउसेस ने प्रोडक्ट लॉन्च करें। और जिस तरह से अभी हमने वर्किंग किया है मल्टी एसेट्स का, अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड, अगर आप मल्टी एसेट के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं और कुछ भी आप अलोकेशन नहीं करते, एज इट इज उसको रखते हैं, ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर उसमें अलोकेशन कर रहा है। सो आपको फर्दर अलोकेशन उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी फंड हमने, चीनू गुप्ता हमारे फंड मैनेजर उसको फंड को मैनेज कर रहे हैं मल्टी एसेट को। वी हैव कलेक्टेड 1400 करोड़ इन दैट फंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनवरी, और अब में सिर्फ एक बहुत बड़ा चेंज आया HSBC म्यूचुअल फंड के अंदर। जनवरी में जब हमने मल्टी के फंड लॉन्च किया था तब मार्केट में हमारा एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्सेप्टेंस का मतलब MFD फैटर्निटी में एक्सेप्टेंस नहीं था। लोग बोलते थे शायद HSBC को एक बार जमने देते हैं, काम शुरू होता है उसके बाद उनके साथ स्टार्ट करते हैं, राइट। हमने वो प्रूव किया है फंड परफॉर्मेंस के थ्रू, राइट। उसी बात हम जब सेकंड प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमको MFD फैटर्निटी से है। जब थर्ड प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया मल्टी एसेट, यू वोंट बिलीव 70% कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम दी MFD साइड। यानी मैंने आपको बताया कि जमने में थोड़ा टाइम लगता है, फंड परफॉर्मेंस को रिवाइवल होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपका फंड परफॉर्मेंस आता है और आपका प्रोसेस होता है तो आपको रेगुलर फ्लोज आना शुरू हो जाते हैं, जो मेरी ऑन गोइंग स्कीम में भी है और नए फंड्स में भी है। सो बेसिकली हर फंड का अपना एक प्रोसेस होता है, हर फंड अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, हम भी उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं।
Active fund management. So now what is important for you, earlier in L&T time we were covering only 600 stock. Now we have 1200 stocks in our basket. 1200 स्टॉक हम ट्रैक करते हैं एक्टिवली. एक्टिवली का मतलब है कि जितने 10 रिसर्च एनालिस्ट हैं हमारे पास, वो 1200 स्टॉक को डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं और ट्रैकिंग के बेसिस पे हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है. सबका अपना एक प्रोसेस होता है. हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं उसको SAPM बोलते हैं. बेसिकली सिलेक्शन ऑफ आइडियाज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको आइडिया आना चाहिए किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है. उसके बाद एनालिसिस ऑफ कंपनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी हम फिल्टर की बात कर रहे थे, कौन कौन से फिल्टर यूज़ करने चाहिए, वो एक फिल्टर हम प्रोसेस यूज़ करते हैं. फाइनली हमारा पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड मॉनिटरिंग का काम होता है. सो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडिया, कोविड टाइम की बात करते हैं. कोविड टाइम में फंड परफॉर्मेंस में काफ़ी मूवमेंट्स हुआ था, सबने देखा है. उस समय काफ़ी स्टॉक इलिक्विड भी हो गए थे. उस समय भी आपके परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, उस आइडिया को कंटिन्यू करना, उसकी वजह से जितना भी परफॉर्मेंस है आज हमको प्रोडक्ट में बाउंस बैक हुआ है. एक L&T का इमर्जिंग बिजनेस फंड था, मैं बीच में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सबसे फेवरेट प्रोडक्ट रहा है हमारा. 2014 में हमने उसको लॉन्च किया था. स्मॉल कैप आइडिया था. उसके बाद उस फंड का NAV कोविड टाइम में वेंट डाउन टू 13 रुपीज़. कैन यू टेल मी व्हाट्स द टुडेज NAV ऑफ HSBC small cap fund? Now it's a rename as HSBC small cap fund. It's more than 80 in 3 years time. That's a small cap. So what is important for you is the selection of idea. Stocks की अगर मैं बात करता हूँ तो आज उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 90 स्टॉक्स प्लस उस पोर्टफोलियो के अंदर है. इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल कैप इज व्हाट? द सिलेक्शन ऑफ आइडिया एंड सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स. वो एंटायरली फंड मैनेजर डिस्कशन के ऊपर है. लार्ज कैप में एवरीवन नोस लार्ज कैप में कौन सा स्टॉक लाना चाहिए, लार्ज कैप में क्या चलने वाला. मैं आपको अगर TCS की बात करूं या आपको मैं एक्सिस बैंक की बात करूं या कोटक बैंक, या आपको उसके बारे में सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट पता है. इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपको स्मॉल कैप के बारे में आइडिया होना. और बिलीव इन मी, इंडिया प्रीडोमिनेटली इज ए मिड एंड स्मॉल कैप कंट्री. अगर यहाँ से आपको अगर 10 साल की अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, लास्ट 1 ईयर के अंदर मेन बोर्ड के IPO कितने आए हैं सर? 62 मेन बोर्ड IPO आए हैं. और SME में कितने IPO आए हैं? आप स्टॉक में ट्रेड करते होंगे सर, आपके इन्वेस्टर भी ट्रेड करते होंगे. SME सेगमेंट कितने IPOs आए हैं सर? 162 IPO in SME segment. And these IPO will be part of your small cap very soon, because SEBI is also working on expanding the list. अभी तो हमारा लिस्ट बहुत छोटा है सर. 1 to 100 is what? 100 से ऊपर जाएंगे हम 250 मिड कैप, उसके ऊपर स्मॉल कैप. तो सबसे बड़ा यूनिवर्स आज भी जो अवेलेबल है, वी हैव क्लोज टू 4200 ट्रेडेबल स्टॉक इन स्मॉल कैप स्पेस. वी नीड ओनली 80 स्टॉक आउट ऑफ इट. 80 स्टॉक से हमारा पोर्टफोलियो रन होता है. If you were to look at the difference of any fund house, आपको overlapping hardly 30% मिलेगा, because small cap always has a new idea. तभी आपको रिटर्न डिफरेंशिएशन इतना दिखता है. एक स्मॉल कैप का रिटर्न कर 30%, एक का 45%, रिटर्न गैप इज 15%. बट इफ यू आर टू कंपेयर द फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप, द रिटर्न इज कंप्रेस्ड. 2 से 3% का रिटर्न डिफरेंस रहता है, बिकॉज लार्ज कैप इज अ नॉन फैक्ट. सबको मालूम है, जो पैसा बनाना है अगर आपको और आपके क्लाइंट को फॉर अनदर 10 ईयर्स, वो कहाँ बनेगा? तो प्रॉपर अलोकेशन जरूर करिए इस पोर्टफोलियो में. इक्विटी फंड मैनेजमेंट टीम, जैसा मैंने बताया, काफ़ी टीम एक्सपैंड हमारी हो गई है. वेणुगोपाल मंगट इज ए वेटरन इन द इंडस्ट्री. अभी इंडस्ट्री में क्या हो गया सर, जितने वेटरन फंड मैनेजर थे दे आर लिविंग और दे ऑलरेडी लेफ्ट. आपने काफ़ी नाम सुने होंगे, बड़े दिग्गज काफ़ी लोग निकले हैं जिन्होंने अपना पूरा सेटअप किया, राइट. अभी आप हैंडफुल लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जो फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज रखते हैं. वेणुगोपाल मंगट इज वन ऑफ देम. सो वी हैव एंटायर टीम विथ वेणुगोपाल. चीनू गुप्ता है, गौतम भोपाल है, इवन प्रवीण आथ्यान, सोनल गुप्ता, आशीष गोयनका, काफ़ी फंड मैनेजर अभी. और एक रिसेंट हमारा अभी जो फंड मैनेजर ज्वाइन किया, जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, सो हमारे एक आशीष गुप्ता ने ज्वाइन किया एडलवेस म्यूचुअल फंड से. सो नाउ वी एक्सपैंडिंग अवर बेस. तो हर फंड के लिए 2 फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमने 3 फंड मैनेजर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करे. इक्विटी रिसर्च का ये पूरा टीम है हमारा, जिसको हम डीलिंग टीम भी बोलते हैं, साथ में इक्विटी रिसर्च टीम बोलते हैं. ये प्रोडक्ट्स है हमारे, यानी प्रोडक्ट बास्केट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है. जहाँ कंप्लीशन नहीं हुआ हमारा, वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करें. कंजम्पशन लॉन्च करने का भी हमारा एक थ्योरी था उसके पीछे, क्योंकि काफ़ी डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहे थे कंजम्पशन को. उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. फिक्स इनकम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रू टू लेबल. आपने देखा होगा पास्ट में काफ़ी फंड हाउस की अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट नेम इट, बट काफ़ी फंड हाउसेस में क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप ट्रू टू लेबल नहीं है, यानी अगर आपको किसी ने लिक्विड का पैसा मैनेज करने को दिया, इफ यू आर पुटिंग दैट लिक्विड फंड इनटू लॉन्ग टर्म,
तो क्या इंप्लीकेशन होगा, या बेहतर समझते हैं सर? क्योंकि यील्ड मूवमेंट इतना फास्ट होगा, डेट में लॉस इज लॉस, रिकवरी नहीं होती। इक्विटी में देयर आर चांसेस टू रिकवर, बट डेट में लॉस इज लॉस, दैट्स ए परमानेंट लॉस, राइट? तो बैलेंस अप्रोच टू क्रेडिट, क्रेडिट का एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बताऊंगा HSBC का, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल कंपनी। सो नाउ ग्लोबली वी आर वेरी वेल कनेक्टेड एज पर दी फंड हाउस प्रोस्पेक्टिव। अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो ऑब्वियसली सब ब्लूमबर्ग को यूज करते हैं सारे फंड मैनेजर। हमारे पास एक्स्ट्रा टूल और सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर आपका फंड मैनेजर इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, तो जो न्यूज़ फ्लो है और न्यूज़ एक्सेसिबिलिटी है उसके पास वेल इन एडवांस होती है। सो वॉट एवर हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नोन टू इन एडवांस। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको अगर कोई चीज़ पहले पता चलती है तो आप प्रोएक्टिव एक्शन ले पाएंगे, करेक्टिव मेजर्स ले पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो प्रूव भी किया हम लोगों ने। बिकॉज हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, अगर आप देखें मेरे पास 5 फंड जो है इंटरनेशनल रिलेटेड फंड्स है, जिसमें एक चाइना फंड है, क्लाइमेट फंड भी, एक ब्राज़ील फंड भी हमारे पास है। सो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है फिक्स इनकम के अंदर एक चीज़ जरूर हमने करेंगे, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल, द वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर फिक्स इनकम इज वॉट, वी हैव द इंटरनल क्रेडिट टीम। जैसे आपका क्रिसिल होता है, इकरा होता है, हमारा खुद का एक रेटिंग टीम है। अगर किसी ने TCS को AAA दिया है तो प्रोबेबली हो सकता है हम उसको AA भी दे सकते हैं। सो आवर कैटेगरी इन आवर रिसर्च इट कैन बी रेटेड एज ए AA और single A सिक्योरिटीज, राइट? सो बेसिस ऑन दैट वी फॉलो द डेट मैंडेट। ये फिक्स इनकम टीम हेडेड बाय श्रीराम, इज वन ऑफ द वेटरन इन द इंडस्ट्री। सो एवरीवन नोज द श्रीराम नामनाथन, ही इज द फिक्स इनकम हेड. We have Jalpan Shah, we have Kapil Punjabi, we have Mahesh Chabria, and everyone is having more than 15-20 year work ex. That's very important for fund management perspective. डेट फंड की पूरी कैटेगरी मेरे पास अवेलेबल है। थोड़ा फ्लेवर भी अभी डेट का आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आपको मालूम है सर? क्यों आ रहा है डेट का फ्लेवर अभी थोड़ा? तो इंटरेस्ट रेट कट होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली सर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, काफ़ी समय से सुन रहे हैं और प्रूव भी हुआ है। तो 2018 में अगर आप देखोगे, सो अवर SSS फंड, जो कि अभी मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, फंड इज डिलीवर मोर देन 15-16% CAGR, क्योंकि डेट का टाइम था। 8% यील्ड पे आपने एंटर करा है, और जब रेट कट होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट दी बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो बेसिकली ये हमने थोड़ा सा एक नटशेल में जो मैंने बात करी, इंपॉर्टेंट मेरे लिए वाइडन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। In L&T time, we were having 52,000 registered MFD with us. Now we have 70,000 MFD registered with us. We are expanding our distribution network as well. Now, if you look at expansion की बात करता हूँ तो most of the banks are selling our products now. Recently जो concluded हमने NFO करे, काफ़ी support हमको बैंक से भी आया। Obviously HSBC बैंक हमारा largest stakeholder है, तो वो प्रोडक्ट अगर आएगा तो इन हाउस हमारा प्रोडक्ट सेल जरूर होता है, लेकिन एवरीवन इज एक्सेप्टिंग आवर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द वेल्थ टॉप वेल्थ काउंटर एज वेल, राइट? तो ये मेरा बेसिकली एक प्रेजेंटेशन था ऑन HSBC ग्रुप के हम लोग क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आपको सर ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली हम क्या करते हैं वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इंडिया पर्सपेक्टिव में आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली क्लाइंट आस्क। और मैंने देखा सर इस इंडस्ट्री में 20 ईयर्स में एक ही चीज़ समझ में आई है सर, कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल नहीं होता है सर, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस सेल होता है। जो आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वही आपका सेल होता है। तो हम बिहेवियर मैनेज कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट मैनेज नहीं करते क्लाइंट का, जैसा सर ने भी बताया। अल्टीमेटली आप लोग भी बिहेवियर मैनेज कर रहे हैं, हम लोग भी बिहेवियर मैनेज कर रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट कम्स ऑलवेज सेकेंडरी। चेतन, मूव ऑन टू इक्विटी आउटलुक। सो इक्विटी अगर आउटलुक की बात करूं तो आप क्या सोचते हैं इंडिया के 10 साल की स्टोरी, नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 साल क्या लगता है सर? मतलब ये ट्रेंड अच्छा दिखता है? क्या फैक्टर जो ट्रेंड को सर क्या होता है बेसिकली, हम जब क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, मैं इसलिए अपना थोड़ा आपको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि क्लाइंट का अवेयरनेस लेवल अभी सर यहाँ नहीं है, क्लाइंट का अवेयरनेस लेवल यहाँ है। अगर ये आपने अभी थोड़ा चेंज देखा होगा पिछले 5 सालों के अंदर, क्लाइंट का अवेयरनेस लेवल हैज़ ग्रोट इंक्रीज। वाई? बिकॉज देयर इज अ कपल ऑफ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कमिंग ऑन अ डेली बेसिस। अभी जैसा व्हाट्सएप पे न्यूज़ फ्लो चालू हो गए, या कहीं से भी फ्लो आ रहा है इन्फॉर्मेशन का। दूसरा, कंपटीशन इंटेंस हुआ है। या आपने फेस क्या नहीं किया, भोपाल में थोड़ा अगर कम लगता है, लेकिन अगर मैं जैसे मैं गुजरात में जाता हूँ, कंपटीशन इंटेंस है। सो प्रमोद जी से डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं अहमदाबाद अलोन की बात करता हूँ तो HDFC PBG अलोन मैनेजिंग 5,000 करोड़ एज ए ग्रुप, 5,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। सिर्फ HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ। कोटक बैंक इज मैनेजिंग 4,500 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट? कंपटीशन इंटेंस हो रहा है। तो कंपटीशन इंटेंस हो रहा है क्यों? जैसा
सर ने भी बताया, लेकिन मैं इसमें भी एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम जो है क्लाइंट से थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगने में आज भी झिझकते हैं सर. दैट इज़ वेरी ट्रू. हमको लगता है जो दे रहा वही बहुत है, ये भी नहीं देगा प्रैक्टिकली. सो वी हैव टू इंक्रीज अवर बार वाइल इंट्रोड्यूस करना अपने आप को उसके साथ विथ कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा सर? आपके पास प्रॉपर डेटा पॉइंट होना जरूरी है. सो वेन एवर आई टेक एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आई ऑलवेज से कि सर डेली जो पेपर में कटिंग आती है, न्यूज़पेपर, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हो, उसका कटिंग आज भी सर फिजिकल में रखना बहुत ज़रूरी है. आप किसी को व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं है. बट आप ब्लैक एंड वाइट में अगर किसी को शो करते हैं, उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है. उसको लगता है पेपर में छपा मतलब सही है, यानी वो डेटा करेक्ट है. और बिलीव इन मी सर, आई वर्कड इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फॉरेन बैंक था, उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस फॉलो करता था. और उस प्रैक्टिस से बेनिफिट ये हुआ कि जब आप कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हो, ट्रस्ट आपका क्लाइंट के साथ बढ़ता है, आपका बॉन्डिंग बढ़ जाता है. देन यू आस्क मोर. सो वेन एवर गो टू एनी क्लाइंट सर, द इंपॉर्टेंट इज दी आस्क मोर. ये वर्ड सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, बिकॉज यू डोंट नो क्लाइंट का विलिंगनेस कितना था देने का. सो आई टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ माइंड. सो एक क्लाइंट मुझे इंट्रोड्यूस हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज SIP. आई न्यू दिस फैक्ट, इसके ऊपर इसका पोटेंशियल नहीं है. यू वॉन्ट बिलीव, व्हेन आई लेफ्ट इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का था. सो यू नेवर नो दी पोटेंशियल ऑफ योर क्लाइंट. यू हैव टू जज फर्स्ट कि क्लाइंट कितना मुझे इन डेप्थ में जानता है. सो बेसिकली इन डेप्थ का मतलब होता है उसका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होना, उसका नॉलेज लेवल. क्लाइंट आपका नॉलेज चेक करता है सर. फाइनली आप जो बोलेंगे वही होगा, बिलीव इन मी. आप जहाँ बोलेंगे वहीं इन्वेस्ट कर, लेकिन आपका नॉलेज जरूर टेस्ट करेगा. और ये क्लाइंट का भी लेवल बढ़ गया, बिकॉज मैं काफ़ी क्लाइंट से भी डील करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, या मैं जॉइंट कॉल पे भी जाता हूँ. उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, क्लाइंट का नॉलेज लेवल काफ़ी बढ़ गया है सर. और अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो सर. आज हम कितने लाख की इंडस्ट्री हो गई है? 52 लाख करोड़. नेक्स्ट अभी एक डेटा आया था सर, हिंदी न्यूज़पेपर में भी डेटा था और ET में भी डेटा था. नेक्स्ट 10 ईयर डाउन द लाइन कितना, कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? 200 लाख करोड़. ऐसा माने? ये मानते हैं. आप जिस AUM पे आज हैं, आप अपना मार्केट शेयर देखिए कि अगर मैं भोपाल में आज 20,000 करोड़ के मार्केट में, मेरा मार्केट शेयर ये है, 10 ईयर डाउन द लाइन भोपाल विल बी वॉट? 1 लाख करोड़. योर शेयर विल बी वॉट? लेकिन अगर आप ऐसे भी बैठे रहे तो भी बढ़ जाएंगे. बट इफ यू वांट टू हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर एसेट, you have to add clients on a daily basis. That's important thing. New KYC introduction इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना तो सर सीपेज होके निकलेगा, लेकिन नया क्लाइंट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इस विनिंग गेम में रहना है तो. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कैरियर इन द इंडस्ट्री, ऑलवेज एड न्यू क्लाइंट ऑन ए डेली बेसिस, ऑलवेज एड ए न्यू KYC ऑन ए डेली बेसिस, ऑलवेज हैव ए जिल कि मुझे एक हफ्ते के अंदर 5 नई KYC इंट्रोड्यूस करना है, एक महीने में मुझे 20 KYC इंट्रोड्यूस करना है. तो 1 साल के बाद आपके पास इतने क्लाइंट होंगे सर, आपको टीम रखना पड़ेगा. बिलीव इन मी सर, राइट? सो बेसिकली एक थोड़ा आइडिया है. इक्विटी फंड बुक हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा, इक्विटी एंड फंड स्नैपशॉट के बारे में. सो बेसिकली एक आपको सिर्फ दिखाने के लिए सर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि फंड का मेरा साइज क्या. सो वी हैव लार्ज कैप फंड, वी हैव 1,700 करोड़ का फंड है. किस तरह से फंड मैनेज होता है? वी हैव HSBC मिड कैप फंड एज वेल, वी हैव HSBC स्मॉल कैप फंड जो मेरा लिंटिंग इमर्जिंग बिजनेस फंड था. वी हैव लार्ज एंड मिड मैनेज बाय चीनू गुप्ता. वी हैव मल्टी कैप फंड जो हमने लॉन्च किया था. द टोटल एसेट वी हैव कलेक्टेड 1,200 करोड़ इन दैट फंड. टुडेज द फंड साइज इज 2,462 करोड़. मार्क टू मार्क इम्पैक्ट भी आया और फ्रेश फ्लो भी आया इस फंड के अंदर. फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आप मेरा फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे, इस टॉप क्वार्टाइल फंड इन लास्ट 1 ईयर कैटेगरी, राइट? इज ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ फंड. ये फंड था फिडिलिटी इक्विटी फंड, नाउ इज रीनेम एज अ फ्लेक्सी कैप फंड. HSBC फोकस फंड, वी है HSBC बिजनेस साइकिल फंड. इनिशियली आइडिया हमने लॉन्च किया था 2014 में, उसके बाद काफ़ी फंड हाउसेज ने इसको लॉन्च किया बिजनेस साइकिल फंड कैटेगरी के अंदर. वी हैव द वैल्यू फंड, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल फंड इन द इंडस्ट्री इन वैल्यू कैटेगरी इज अ वैल्यू फंड. आइडिया जो इंट्रोड्यूस किया था वेणुगोपाल मंगट ने इंट्रोड्यूस किया था. 8 जनवरी 2010 का फंड है, 2010 का फंड है. आज हम 2024 में है सर. 14 ईयर्स आप देखो, आपके सामने ये फंड है और 11,238 करोड़ का इसका AUM है. वैल्यू फंड का जो इंट्रोडक्शन किया था वेणुगोपाल मैनेज करता है इस फंड को, इज अवर हेड ऑफ इक्विटी.
ELSS ऑब्वियसली द टैक्स सेवर फंड है हमारा. HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन द इंडस्ट्री. प्योर इसलिए बोलता हूं मैं इसके अंदर कि आपको इसके अंदर कहीं पे भी बैंकिंग और फार्मा का एक्सपोजर इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेगा. इट्स ए प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एंड अभी जो गवर्नमेंट का थर्स्ट है, इस बार कितना बजट अलोकेट आया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कितना आया है भाई? ये बेसिकली क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, ऐसा समझें आप. क्लाइंट को सब जानना है क्या कर रही गवर्नमेंट, हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस लेवल पे. सो टोटल इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, और अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहां इन्वेस्ट हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर. और कहां इन्वेस्ट हो रहा है इसके अलावा? रेलवे, पोर्ट, पावर, मेट्रो. सो आप सब देख ही रहे हैं जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको कुछ इसके जरूर एग्जांपल दूंगा जो आप क्लाइंट के सामने कोट कर सकते हैं. एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वी हैव, बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ बेब कैटेगरी दैट फंड वी हैव, निफ्टी 50 is a passive fund that we have, निफ्टी 50 index fund that we have, equity saving fund, कंजर्वेटिव में अगर किसी क्लाइंट को इन्वेस्ट करना है तो वी हैव द इक्विटी सेविंग फंड एज वेल. आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को किसी को एनकैश करना है, सो वी हैव द आर्बिट्राज फंड वेयर यू हैव द इक्विटी टैक्सेशन बेनिफिट. So basically the product labeling. So we have complete basket in equity. Same basket we have for the debt fund as well, right from the liquid fund to corporate category fund, right? Equity outlook. Important है सर, डिस्कशन का पॉइंट ये है कि आज की तारीख में अगर 10 साल की हम स्टोरी लेकर चल रहे हैं इंडिया की, जो मैंने पर कैपिटा इनकम की बात कर रही है, तो आज का पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? चाइना उस पोजीशन में कब था, ये इंपॉर्टेंट हमको समझना, बिकॉज वी ऑलवेज कंपेयर विद चाइना. So we should also compare our per capita income with China as well. चाइना जिस पोजीशन में था आज हम उस पोजीशन के अंदर है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं सर उसको बेसिकली. तो आज हमारा पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? 2360 टोटल पर कैपिटा इनकम. बिकॉज पर कैपिटा इनकम इज व्हाट बेसिकली, वो देश कैसा है, वो कंट्री कैसी है, वो उसके बारे में बताता है. 10 साल का जो प्रोजेक्शन है हमारा, कितना ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है? कितना ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है? 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन भी बोलते हैं. और 2047 तक कितना है? विजन है सर, मैंने भी डेटा पढ़ा है, राइट. हम प्रोजेक्शन की बात नहीं करते, हम यहां से सिर्फ 5 ट्रिलियन की बात करते हैं. सो 5 ट्रिलियन होने में आपका पर कैपिटा इनकम विल बी व्हाट? 5200. सो व्हेन यू हैव सरप्लस पर कैपिटा इनकम, सो व्हाट यू डू? रोटी कपड़ा मकान के ऊपर क्या होगा? स्पेंड मोर. सो आई टॉक यू अबाउट दी इन्फ्लेशन. जैसा हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल हमारा इन्फ्लेशन डेटा कितना है सर? हम क्या इन्फ्लेशन डेटा कैलकुलेट करते हैं? गवर्नमेंट क्या डेटा हमको रिवेल करती है? 6% हिस्टोरिकल डेटा. बट यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, द इन्फ्लेशन फॉर अस इज व्हाट? इज 10% प्लस. इफ यू लुक एट योर एक्सपेंडिचर ऑन ए मंथली बेसिस, लुक एट योर हॉस्पिटल बिल, लुक एट योर any fees, basic lifestyle need, right? Your inflation is 10%. If your asset class is giving more than 10% return, then it's good. अगर वो 6% का रिटर्न दे रही है तो आप अच्छी एसेट क्लास में नहीं है, बिकॉज आप अपना खुद का पैसा मैनेज नहीं कर. सो फॉर अस द इन्फ्लेशन इज मोर देन 10%. गवर्नमेंट ऑलवेज कैलकुलेट द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिक कमोडिटी, राइट. वो बेसिक कमोडिटी का मतलब नहीं, इन्फ्लेशन रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है देयर इज समथिंग डिफरेंट, राइट. सो वी हैव टू कॉप अप विद दैट. सो ऑब्वियसली सर वाई इक्विटी इंपॉर्टेंट है सर. अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास इन अ लॉन्ग टर्म. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड सर. थोड़ा इक्विटी बढ़ाने से आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ जाता है, बट शर्त यही है सर कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है. सो अगर मैं पिछले 20 साल का निफ्टी की डेटा की बात करूं या बीएससी डेटा की बात करूं, क्या रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने? 14%, राइट. 14%. लेकिन आपने देखा 20 साल में कुछ फंड ऐसे हैं जिनका सीएजीआर कितना है? ये डिफरेंस है सर. तो या इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट शेयर में लेना बेहतर है या आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है? वो ऑलरेडी प्रूव है सर डेटा. आप 20 साल पुराना फंड भी इंडस्ट्री में अवेलेबल है और 20 साल का डेटा बीएससी और एनएससी का भी अवेलेबल. आपके लिए प्रूव करने के लिए किसी भी क्लाइंट के पास यही 2 डेटा सफिशिएंट है सर. वो बोलता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, सर वो डेटा भी मेरे पास अवेलेबल है. इनफैक्ट कंपेयर करूं मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पीएमएस सर और एआईएफ, बट इफ यू कंपेयर लास्ट 15 ईयर्स डेटा पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड, कितना रिटर्न डिफरेंस होगा सर? जस्ट फॉर ए नॉलेज, 7% का सीजीआर डिफरेंस है. म्यूचुअल फंड ऑलवेज विनिंग है.
Why? Because the low cost. First thing is the low cost. Secondly is the well regulated. PMS is still less regulated, right? AIF is almost less regulated. AIF you don't have any control. They can invest your 90% fund into one entity. एक स्टार्टअप में 90% पैसा डाल सकते हो. They have that liberty, right? After decline in the initial part of 2020, Sensex is about 70,000. मतलब कितना भी volatility आया है, आपका बाजार नहीं रुका है. This is certain. आप ये डेटा चेक कर सकते हैं सर. आप देखेंगे कंसर्न और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी टाइटिंग. वर्ल्ड में कितना भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटिंग हुआ है, लेकिन इंडिया उससे रेजिलेंस रहा है. तो आप देखेंगे मार्केट गिरने के बाद भी आज भी हम 71,000, अभी तो हम 70,000 क्रॉस कर गए. लेकिन ये राइड हमारी स्मूथ नहीं रही है सर. इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत वॉलेटिलिटी आती है. उसी वॉलेटिलिटी में क्लाइंट को हैंडल करना सही से बहुत ज़रूरी, हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी. सो आई हैव सीन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जब मार्केट फॉल होता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर अगेंस्ट एनी एमएफडी, बट मैंने काफ़ी जगह देखा है कि हम क्लाइंट का हैंड होल्डिंग उस दौरान बंद कर देते हैं. उस समय सबसे ज़्यादा क्लाइंट को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, राइट? उस समय अगर आप उसको होल्ड कर दिया, बिलीव इन मी, जो क्लाइंट आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सर, वो वही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जो उसका सरप्लस फंड है. वो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस वाला पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता. तो आपको सिर्फ हैंड होल्डिंग की उसको ज़रूरत है. ये सारे इवेंट हुए हैं सर इसके अंदर, और जितने इवेंट हुए हैं उस इवेंट के बाद भी मार्केट सस्टेन कर रहा है. दैट मीन्स द वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट. सेंसेक्स इन पास 10% CAGR. मैं कह रहा हूँ अगर मिनिमम 10% का भी CAGR सेंसेक्स ने दिया है तो फंड इज डिलीवर मोर देन 20% का CAGR, मोर देन 19% का CAGR. सो दिस इज क्लियरली ए केस कि आप दोनों का कंपेरिजन क्लाइंट को दिखा सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर. जब भी आप किसी क्लाइंट से डिस्कस करते हो, आज थोड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी हो गए हैं. रोलिंग रिटर्न चार्ट काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे सर. रोलिंग रिटर्न यहाँ पे काफ़ी लोग समझते भी होंगे. रोलिंग रिटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सर. ओवर द पीरियड आप देखेंगे, ये रोलिंग रिटर्न में एवरेज रोलिंग रिटर्न पीरियड में अगर आप देखेंगे तो फंड ने कभी भी 14% से कम रिटर्न डिलीवर नहीं किया है ओवर द पीरियड. टोटल टाइम पीरियड 356 मैंने लिखा है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रिटर्न ओवर 15 ईयर्स इज 0. मतलब 15 साल में आपके 0 चांसेस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न आए. क्लियरली मेंशन. और उसका डेटा हमने कहाँ से उठाया वो भी हमने मेंशन किया. ब्लूमबर्ग से हमने पूरा डेटा उठाया है. हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ द आफ्टर फॉलिंग मार्केट है रिकवर इन द मीडियम टर्म. हिस्टोरिकली यही हुआ, जब भी मार्केट फॉल हुआ, हमने कोविड टाइम में देखा है, मार्केट मीडियम टर्म के अंदर ही आपका एक बाउंस बैक देता. 2008 का सीनियर देखें या टेक बबल का सीनियर देखें, कोविड टाइम देखें, मार्केट मीडियम ड्यूरेशन में भी आपको आउट परफॉर्मेंस देता है, राइट? हाउ इन्वेस्टर कैन मेक मोर बाय लूजिंग लेस. पॉजिटिव 15 ईयर्स. यानी कि 15 साल अगर आप एक टेंटेटिव पीरियड लेते हैं तो 15 साल में चांसेस ऑफ लूजिंग योर कैपिटल इज ऑलमोस्ट 0. ये प्रूवन है सर डेटा. फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सर, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट है जो पैसा क्लाइंट जिस पीरियड के लिए दे रहा है उसी पीरियड में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए. तो फिक्स इनकम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो टाइम अब आने वाला है सर इंडिया में. वाई? आई टेल यू. अभी एक आपने न्यूज़ सुनी होगी सर कि JP मॉर्गन इंडेक्स, वर्ल्ड का एक इंडेक्स, उसमें क्या होने वाला है? इंडियन बॉन्ड आने वाला है. तो कितना फ्लो एक्सपेक्टेड है इंडिया में? कैन एनीवन टेल द फिगर? इट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड. $25 बिलियन ओवर द पीरियड. $25 बिलियन. मतलब आप समझ रहे हैं अगर इंडिया का बॉन्ड मार्केट सप्लाई नहीं कर पाएगा उतना, तो यानी कि आपको कॉर्पोरेट एंटिटी और आएगी जो बॉन्ड इश्यूअर्स बनेंगे. एम्पल अपॉर्चुनिटी. 2 चीज़ें होगी सर उसके अंदर. आपका एक तो करेंसी है. व्हेन यू हैव द डेट फंड कमिंग इनटू इंडिया या बॉन्ड मार्केट में पैसा आता है तो आपकी करेंसी स्टेबल होती है. गवर्नमेंट का एक ही फंड है, हमारी करेंसी स्टेबल रहे. द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी फॉर GDP प्रोस्पेक्टिव इज द करेंसी. करेंसी जितना स्टेबल आपकी रहेगी उतना आपका कंट्री ग्रो होगा. तो आपने देखा होगा पिछले 3 साल में हमारी करेंसी रेंज बाउंड है, कहीं पे भी हमने उसको डिप्रेट नहीं होने दिया. सिंपल है. कोविड में हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वेंट डाउन टू $438 बिलियन. टुडे व्हाट द फॉरेन रिजर्व? $640 बिलियन टुडे वी हैव, राइट? सो गवर्नमेंट ऑल्सो वांट. सो वन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बीच में बोल रहा हूँ मैं सर आपको. इंडिया में कंपनी सर एप्पल, अब तो इंडियन होने वाली काफ़ी चीज़ें इंडिया में हो रही है उसकी. आई टेल यू द फिगर ऑफ एप्पल. एप्पल का मार्केट कैप वर्ल्ड में वर्सेस इंडिया GDP इज इक्वल. ये खत्म हो गया. मतलब एक कंपनी का मार्केट कैप इंडिया की GDP है.
उसके बाद भी दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. व्हाई? ग्रोइंग मार्केट है. सेकेंडली व्हाट? सो 10 साल की स्टोरी जो मैं बता रहा हूं ना सर, इसे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. 3 कंपनी इंडिया में है सर जो आईफोन को पार्ट सप्लाई करती है. कौन सी कंपनी है? एनीवन नोज दैट? Dixon supplies to Samsung. There are 3 companies in India which supplies to iPhone, and these are Indian company. These are Indian companies. Foxconn नाम सुना किसी ने? Wistron सुना? Wistron टाटा ग्रुप की कंपनी है. It's an Indian company, right? They are major supplier to the iPhone, and you won't believe what India wants. Make in India theme है. तीनों कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं. These companies are part of the government PLI scheme. They already crossed the PLI incentive program. आप बिलीव करेंगे PLI स्कीम में तीनों कंपनी क्वालिफाई कर गई और तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम में भी आ गई है. They are main supplier to the iPhone. So government condition is very clear in PLI scheme. Whatever you are producing here, you have to export at least 25% out of it. Next 5 years down the line, आप बोलोगे बाहर वाले लोग सिर्फ इंडिया मेड फोन यूज करेंगे, वो आईफोन होगा. Next 5 years down the line. That's the vision that government have. Tesla is also coming. आपने न्यूज़ सुना होगा, टेस्ला प्लान कर रही है इंडिया में आने का ईवी सेगमेंट के अंदर. सो डेट में इंपॉर्टेंट है सर, एसेट एलोकेशन में ज़रूर रखें डेट को भी, बहुत क्रूशियल होता है. वेन एवर एनी क्राइसिस हैपन, डेट प्लेज ए वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल, राइट? बट इक्विटी इज द मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ग्लोबली. बट इंडिया में आज भी अगर आप देखेंगे डेटा क्या बोलता है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट इक्विटी एक्सपोजर, 6% कंपेयर टू द वर्ल्ड. स्टिल हम 53 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गए. फिक्स डिपॉजिट मार्केट कितना है सर हमारा? फिक्स डिपॉजिट मार्केट 300 लाख करोड़ का फिक्स डिपॉजिट मार्केट है इंडिया का. सो आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल बैंक्स. दिस इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक आई एम टॉकिंग अबाउट. 300 लाख करोड़ का मार्केट है सर. 300 लाख करोड़ में से 5% मूवमेंट भी अगर इक्विटी में होता है तो आप बिलीव कर सकते हैं कितना फ्लो इन आना है. सो हमको एफआईएस की वैसे भी जरूरत अब कम हो गई है, लेकिन अभी भी फिर हमारी डिपेंडेंसी. बट फ्यूचरिस्टिकली ये 5% मूवमेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू इक्विटी मार्केट विल बी ह्यूज, राइट? तो हम इंटरनली काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो 6% आज भी हम लोएस्ट पेनिट्रेशन में सर वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कहाँ है? यूएस इज वॉट 69%, देन ऑस्ट्रेलिया, देन कैनेडा, देन जापान, देन यूके, देन ब्राज़ील, फ्रांस. हम ब्राज़ील से भी नीचे हैं. और ब्राज़ील की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी, ब्राज़ील इज ओनली कमोडिटी बेस्ड कंट्री. दे ओनली कमोडिटी, दैट्स इट. फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कोरिया, इंडिया एंड चाइना. सो इंडिया इज 6%. चाइना 5% क्यों है? बिकॉज वहाँ का डेट मार्केट इक्विटी से बड़ा है. सो 5 रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी. ग्रोथ, ऑब्वियसली द हाइएस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग द रिटर्न इज हायर. ग्रोथ, इन्फ्लेशन बीटिंग, सेकेंड रीजन. थर्ड ऑब्वियसली रिटर्न. हिस्टोरिकल इक्विटी इन्वेस्टमेंट आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लास. ये प्रूवन है सर, 20 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम दिखा सकते हैं. गोल, यही एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपकी गोल प्लानिंग में हेल्प करता है, इवन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. आई जस्ट रेड वन आर्टिकल फॉर रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन इंडिया. बहुत सरप्राइज डेटा है सर. हार्डली 3% पीपल अंडरस्टैंड द रिटायरमेंट प्लानिंग, हार्डली 3%. और आउट ऑफ 3%, 1.2% लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब करा कि रिटायरमेंट के लिए मुझे प्लानिंग करना है, बट प्रॉपर प्लानिंग नहीं है. तो रिटायरमेंट कुड बी ए गुड गेम चेंजर फॉर फ्यूचर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. क्योंकि हमारे यहाँ रिटायरमेंट का कोई नहीं सोचता सर. हमारे 2 चीज़ें नहीं सोचते. एक तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, और सेकंड में कभी रिटायर नहीं होगा. ये 2 चीज़ें की वजह से इन्वेस्टमेंट का फ्लो रुका हुआ है सर. ये रिटायरमेंट वाला जो मैंने ऑप्शन बताया, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं. चिल्ड्रन बेनिफिट के सब लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है. प्रॉपर सॉल्यूशन की बात कर, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, राइट? इन्वेस्ट इन इक्विटी टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म. इट्स अ प्रूवन सर. अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली द इक्विटी ऑलवेज गार्नर है गुड रिटर्न. सेविंग आर नॉट इनफ सिंस इन्फ्लेशन इरोड द वैल्यू ऑफ मनी. एवरीवन नोज दिस फैक्ट सर, कि आपने कितना भी सेविंग करा हो लेकिन उसको सही से इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो ओवर द पीरियड आपका कैपिटल इरोजन होना है थ्रू इन्फ्लेशन, राइट? सो यही एक डेटा दिया है सर कि आज के 30,000 रुपये किसी चीज़ को खरीदने में लग रहे हैं तो 20 साल के बाद उसी को लेने में आपको 1,16,000 रुपये लगेंगे. बहुत मिनिमलिस्टिक हमने एक 7% इन्फ्लेशन लिया है.
और यही 1 लाख रुपए आज आपके पास है, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपीज़। ये एक्चुअल डेटा है। 7% से आपका अगर डी ग्रो होता है फंड तो आपका वैल्यू आके, यानी कि बाइंग कैपेसिटी ऑफ योर फंड आफ्टर 25 ईयर्स इज 25,000 रुपीज़। ट्रेडिशनल सेविंग एवेन्यू डू नॉट ऑफर इनफ क्वेश्चन, ये सभी जानते हैं सर। आप ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट करें आपका, लेकिन वो रिटर्न नहीं बनेगा जो हम असेट क्लास की बात कर रहे हैं। आप मिक्स असेट क्लास यूज करके डेफिनेटली आप रिटर्न को बीट कर पाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। बट इक्विटी मे नॉट हेल्प कॉम्बैट द इवन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की हमने ऑलरेडी बात कर ली सर। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का अगर एक डेटा आया था सर, जैसा सर ने बताया कि आजकल हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी फैंसी हो गया सब कुछ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। एक बहुत बड़ा बिजनेस है हॉस्पिटल के अंदर जो अभी काफ़ी पॉपुलर है, कौन सा है? मेडिक्लेम नहीं सर, वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। एक बिजनेस है मेडिकल लाइन के अंदर जो बहुत पॉपुलर हो रहा है और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वेलनेस और हेल्थ टूरिज्म, राइट, हेल्थ चेकअप, डायग्नोस्टिक सेंटर। और एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो आप भी जानते हैं, आपके आजू बाजू में भी है, भोपाल में भी। वो तो एक पैकेज हो गया हॉस्पिटल का। एक बिजनेस है उनका जिसका ग्रोथ रेट इन लास्ट 5 ईयर्स इज 1000%। इनफर्टिलिटी सुना आपने? आपकी अगर भोपाल में बात करूं तो आईवीएफ सेंटर कितने होंगे? बढ़ रहे हैं। यू वोंट बिलीव, 5 साल पहले कोई आईवीएफ को जानता नहीं था सर। द लार्जेस्ट कंपनी इन दैट सेगमेंट इज व्हाट? इंदिरा आईवीएफ सुना नाम? रिसेंटली दे गॉट फंडेड बाय वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, is almost $1 billion. They are planning to invest in next 5 years. They are planning to open infertility center in every town, because ये गांव की भी समस्या है और शहर की भी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ एवरीवेयर नाउ। लुकिंग एट द लाइफ स्टाइल, इनफर्टिलिटी हो रहा है। और इनफर्टिलिटी के अंदर द मार्जिन ऑफ बिजनेस इज व्हाट? कैसा है? क्लाइंट देख के तिलक लगाने वाला है, जितना मर्जी। अगर वेल्थी क्लाइंट है तो दे कैन चार्ज 1 crore plus. Finally, there is no guarantee. Just read their document, because I have one client in Indore, so who runs the infertility center. So he always says there is no guarantee. We can only guide, but there is no guarantee. Full proof कुछ भी नहीं है सर। आज आपका ही लक होता है फाइनली उसके अंदर भी, राइट? सो दिस इज द बिजनेस दैट वी हैव। सो फ्यूचरिस्टिकली ये बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, एंड दैट कुड बी पार्ट ऑफ योर फ्यूचर फैक्ट शीट, राइट? तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, 1000% रिटर्न ऑब्वियसली अल्फा आपका बनने ही वाला है। कैलेंडर रिटर्न शो बेटर परफॉर्मेंस बाय इक्विटी, ये बेसिकली वही है। पोस्ट इन्फ्लेशन भी अगर बात करेंगे तो हमेशा इक्विटी क्लासेस ऑलवेज जनरेट है गुड रिटर्न। इक्विटी इंडिया एक्सपेक्ट टू रिमेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये जो हमने बात करी है कि जीडीपी हमारा बढ़ना है। अभी मूडी ने जीडीपी का रेटिंग दिया, क्या दिया इंडिया को? 6.8%। 6.4 से जीडीपी का हमारा क्या आया है? उसका एक ही बहुत बड़ा रीजन है सर, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। क्लाइंट हमेशा पूछता है कि क्यों इंडिया में 10 साल अच्छा लगता है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लुक एट फॉर इंडिया प्रोस्पेक्टिव इज व्हाट? द मिडिल क्लास इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज और ऑलरेडी इंक्रीज। आपका मिडिल क्लास ही नेक्स्ट ड्राइवर है इंडिया ग्रोथ का। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट 80% कमोडिटी विच इज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, यानी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो 80% इंडिया में हो रही है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। थर्ड, वी आर मूविंग टू ग्रीन एनर्जी, तो फ्यूचरिस्टिकली आपका ऑयल इंपोर्ट विल भी रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? कनेक्टिंग डॉट्स एंड डॉट्स मीन्स आपका लॉजिस्टिकली भोपाल को बॉम्बे से कनेक्ट करना है, बॉम्बे को दिल्ली से कनेक्ट करना थ्रू कॉरिडोर। Why they are doing this? Because whenever you want to extra fund from FDI or FIs, the first condition from them is what? You should have a good infrastructure. कि हम प्रोड्यूस तो कर देंगे यहाँ से, लेकिन आप भेजोगे कैसे माल बाहर? तो आप देखोगे हर जगह कार्गो पे काम चल रहा है। सो आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद प्रमोद सर कि बिकॉज आई मैनेज गुजरात एज वेल, तो गुजरात का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि गुजरात में अभी गिफ्ट सिटी बना है। आपने किसी ने विजिट किया गिफ्ट सिटी? हैव यू एवर विजिटेड? आपने देखा गिफ्ट सिटी कैसा बना है सर? फ्यूचरिस्टिकली वो हमारा ग्लोबल हब होने वाला है फॉर फाइनेंस। सेकेंडली दे बिल्ट अप सूरत का डायमंड बुर्ज, सो दे आर शिफ्टिंग एंटायर डायमंड बेस। वाई दे आर डूइंग दिस? ग्लोबल हब। फ्यूचरिस्टिकली आप 10 साल बाद देखेंगे कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। दिस ट्रांजिशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड विद एप्पल।
एप्पल इज ऑल्सो प्लानिंग टू शिफ्ट देयर यूनिट फ्रॉम चाइना टू, बिकॉज सबसे बड़ा बेस उसका चाइना में, राइट। डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेट मूव टू हायर रेंज, थोड़ा थोड़ा इक्विटी पार्टिसिपेट बढ़ा। 2014 की बात कर रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट से पहले हमारा इक्विटी कितना था म्यूचुअल फंड्स के अंदर, हमारा एयूएम क्या था, 4.5 लाख करोड़ हमारा इक्विटी एसेट्स था। 2014 से आज हमारा एसेट कितना है, इक्विटी की बात कर रहा हूं सर, 53 लाख करोड़ हमारा एयूएम है, इक्विटी कितना होगा, 31 लाख करोड़ का हमारी इक्विटी है। इट टुक 10 ईयर, 10 टाइम्स हो गया, यानी 10 साल में अगर 10 गुना हो सकता, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इक्विटी अभी आपका बढ़ रहा है, राइट। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। एसआईपी अकाउंट सबको मालूम है सर, कितना एसआईपी अकाउंट हमारा बढ़ा है। ऑब्वियसली सर, अगेन इज द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि इक्विटी एसेट्स इज द ओनली क्लास वेयर यू हैव द इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सर। म्यूचुअल फंड ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसके अंदर आपके पास टेलर मेड की जितनी बात की जाए उतना कम है सर। आपको सारे सॉल्यूशन, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड प्रोस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली सर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हम बात करते हैं। एक हमने एग्जांपल दिया था जिसने जल्दी स्टार्ट किया, ये बहुत बेसिक चीज़ है सर, सभी जानते हैं कि जो जल्दी स्टार्ट करेगा उसका रिटर्न डिफरेंस इन एसआईपी, जो जितना जल्दी शुरू करेगा, जितनी कम एज में शुरू करेगा, उसका रिटर्न चांसेस ज़्यादा रहेंगे सर। एसआईपी का खैर डेटा सबको मालूम है सर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन ए नटशेल, फाइनल चीज़ें जो आपको क्लाइंट को बतानी और आपको याद रखनी सर, एक ही चीज़ है, द फ्यूचर इज अनसर्टेन, प्रिडिक्शन इज रिस्की। यानी अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, द आंसर इज नो। यू कैन ओनली प्लान एंड यू कैन ओनली डू द एसेट एलोकेशन, रेस्ट लीव आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रिजर्व एनी पॉसिबल ग्रो कैपिटल ऑन रियल टर्म बेसिस ओवर द लॉन्ग टर्म, रियल टर्म बेसिस पे आपको करना है, नॉट ऑन ए हाइपोथेटिकल वैल्यू कि ऐसा हो जाएगा, राइट। फ्यूचरिस्टिकली देखो कि इंडिया ने कैसे ग्रो करा और आगे भी ऐसे ही ये फंड ग्रो करने वाले। अवॉइड परमानेंट कैपिटल इंपेयरमेंट थ्रू रिस्क कवर्स कैपिटल एलोकेशन। अगेन एवरीवन इज सेइंग कैपिटल एलोकेशन, प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन हमारा होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट आउटकम ओनली ओवर ए फुल साइकिल। इंपॉर्टेंट क्या है सर, हम साइकिल को कैप्चर करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सेक्टोरियल फंड, बट दे ऑलवेज कैप्चर द साइकिल। हमको साइकिल को कैप्चर करने की बजाय हमको ये सोचना है कि उसी साइकिल में हम लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो हर साल में वो साइकिल ज़रूर रिपीट होता है। सो आपने देखा होगा कोविड में हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक का साइकिल रिपीट हुआ है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो आईटी का और ऑटोमोबाइल का अगर आप जनवरी का सेल देखोगे तो हाईएस्ट एवर सेल। ऑटोमोबाइल का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर, अभी जितनी कारें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, उसमें 80% कारें कौन सी हो रही है, एसयूवीज। You won't believe sir, Tata Motor, because my co-brother is working in Mahindra, they have clear mandate ऊपर से कि सिर्फ आपको एसयूवी डिज़ाइन करना है और आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक जो अपना ईवी डिज़ाइन करना है। सिंपल है सर, उनको मालूम है कि इसका डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। टेस्ला का सेगमेंट अगर 40 लाख के ऊपर शुरू हुआ तो उसके लोअर में जितनी कंपनियां हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। सो इन्वेस्ट सिस्टम इन इक्विटी ओवर द लॉन्ग टर्म, ये सबको मालूम है सर। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब भी आपको मौका मिले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करिए और ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। 15 साल की स्टोरी में आपने देखा हो कभी भी जीरो, मतलब आपको जीरो चांसेस है कि आपके रिटर्न जीरो बने। ये ऑलवेज है अपर हैंड सर, इन्फ्लेशन बीटिंग तो बनना ही बनना है, दैट इज फॉर श्योर। और इंडिया कंजम्पशन स्टोरी चलेगी सर 10 साल, आप मान के चलें। डेमोग्राफी चेंज, स्टिल आई विल गिव यू 2 डेटा। रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, ओनरशिप ऑफ रेफ्रिजरेटर, ओनरशिप ऑफ एसी, हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं सर। एसी का ओनरशिप इंडिया इज अबाउट 16%, 16% लोग एसी अफोर्ड कर पा रहे हैं आज भी। में चांसेस ऑफ दिस कंपनी इज ह्यूज, लुकिंग एट द करंट पॉपुलेशन 140, राइट। और रेफ्रिजरेटर का कितना है सर, 32% ओनरशिप है इंडिया में अभी भी, स्टिल इज फार वे टू गो सर। और टीवी का 62% है सर, टेलीविजन का। और मोबाइल का कितना है एक घर में 2 है सर और एक घर में 4 मोबाइल है, तो मोबाइल का पेनिट्रेशन इज 96%। तो जहां मोबाइल पहुंच गया सर वहां सारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, राइट। तो जहां मोबाइल पहुंचा है वहाँ इंटरनेट है, और इंटरनेट है तो आपका प्रोडक्ट है। तो आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा क्रिप्टो वाले है, क्रिप्टो वाले जितने देखेंगे ना आपको विलेजर्स मिलेंगे, उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, राइट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो सर यहीं हम बात कर सकते हैं, एचएफसी रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड। थैंक यू सर।